आ जाओ भाई आ जाओ, साइंस पढ़ने के लिए आ जाओ। आज के बाद फिर हिस्ट्री चालू करेंगे। आज हमें पढ़ना है एरोबिक एंड अनाएरोबिक रिस्पायरेशन के बारे में। यार पिछले दिन एक कॉन्सेप्ट छूट गया था ना, उसी को अभी पकड़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिस्पायरेशन इन प्लांट एंड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ये दोनों चीज़ पढ़ेंगे। तो एरोबिक रिस्पायरेशन किसे कहते हैं यार? जब फूड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है और एनर्जी बनता है तो उसे एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। जैसे कि हम इंसानों में होता है, हम इंसानों में एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। अनाएरोबिक रिस्पायरेशन का डेफिनेशन लिखने के लिए इसको मिटाने का ज़रूरत नहीं, बस प्रेजेंस के जगह में एब्सेंस लिख दो और एरोबिक के जगह में अनएरोबिक लिख दो। डेफिनेशन कंप्लीटेड। यार अनाएरोबिक रिस्पायरेशन में ना एकदम कम एनर्जी बनता है, क्योंकि अनाएरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन का यूज ही नहीं होता और एरोबिक रिस्पायरेशन में बहुत ज़्यादा एनर्जी बनता है। जैसे कि ईस्ट हो गया, ईस्ट में अनाएरोबिक रिस्पायरेशन होता है तो उसमें कम एनर्जी बनता है। उसको चाहिए भी कितना एनर्जी यार छोटा सा तो जीवे होता। भैया रिस्पायरेशन इन प्लांट पर बताने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि यार प्लांट ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। भाई मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड तो वो खाना बनाने समय लेते हैं और जब खाना बनता है उसी समय ऑक्सीजन निकलता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सांस लेने में कार्बन डाइऑक्साइड को सांस लेते हैं, नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी मत सोचना। वो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन को ही सांस लेते हैं, वो तो खाना बनाने समय कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर लेते हैं। बाई प्रोडक्ट में ऑक्सीजन निकलता है, समझ गए ना? न्यूट्रिशन में कार्बन डाइऑक्साइड और रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन, ये चीज़ याद रखना। चलो अब हम लोग जानेंगे कि प्लांट में कहाँ कहाँ पर से हवा घुसता है। प्लांट में हवा घुसने के लिए कहाँ कहाँ पर दरवाज़ा है? यार दरवाज़ा जड़ में है। क्या बात करते हो? हाँ भाई जड़ में भी दरवाज़ा है, स्टेम में भी दरवाज़ा है और पत्ती के नीचे का दरवाज़ा तो तुम जानते ही हो, जिसे स्टोमेटा कहते हैं। और जड़ का दरवाज़ा को तुम रूट पोर्स बोल सकते हो और जो स्टेम में दरवाज़ा रहता है ना उसे लेंटिकल्स कहते हैं। स्टेम के साथ ब्रांचेस में भी दरवाज़ा होता है, उसे भी लेंटिकल्स कहते हैं। भाई रूट में दरवाज़ा होने का क्या फ़ायदा? रूट तो मिट्टी से ढका रहता है। देखो भाई प्लांट जो होता है ना वो रूट से भी सांस लेता है, इसलिए ना जब प्लांट के आसपास का मिट्टी टाइट हो जाता है तो उसके आसपास की मिट्टी को ढीला करना पड़ता है खुदाई करके, ताकि वो रूट से सांस ले पाए। तो चलो हम लोग मेन चीज़ में आते हैं। देखो भाई जब इसे खाना बनाना रहता है ना तो ये स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और अपना खाना बना लेता है। वहीं पर जब इसको एनर्जी का ज़रूरत होता है तो वो ऑक्सीजन लेता है। हाँ भाई ऑक्सीजन लेता है ऑक्सीजन लेता है और फिर अपना खाना बनाता है। चलो मैं इसका रिएक्शन बताता हूँ। देखो यार ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 प्लस O2, दोनों रिएक्ट करके क्या बनाता है? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। इसको बैलेंस करने के लिए सब में 6 लगा दिए, बैलेंस हो गया रिएक्शन। मतलब जब प्लांट सांस लेता है उस समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और पानी भी, थोड़ा मोड़ा पानी भी निकलता है यार। तो चलो अब हम लोग स्टोमेटा और लेंटिकल्स का थोड़ा सा डिफरेंस जान लेते हैं। ये कभी कभी एग्ज़ाम में आ भी जाता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान देना। भाई मैं इसका कीवर्ड सिर्फ लिख देता हूँ, तुम इसे सेंटेंस में अच्छे से सजा लेना और ये कलाकारी तो तुम्हें आता ही होगा। स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द लिप। और लेंटिकल्स कहाँ पाया जाता है? प्लांट के स्टेम में पाया जाता है। चलो सेकेंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। प्लांट में स्टोमेटा भर के रहता है एकदम बहुत ज़्यादा, लेकिन लेंटिकल्स कम पाया जाता है। फाउंड लार्ज इन नंबर एंड लेंटिकल्स लेस इन नंबर। जो स्टोमेटा होता है वो दिन में खुला रहता है और रात में बंद हो जाता है। तुम्हें पता ही है गार्ड सेल इसको दिन में खोलता है और रात में बंद करता है। लेकिन जो लेंटिकल्स है ना भाई, ये कभी बंद नहीं होता, बस खुला का खुला रहता है एकदम क्या बोले, खुल्लम खुल्ला रहता है हमेशा, कभी बंद ही नहीं होता। हाँ तो चलो अब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की ओर बढ़ते हैं। बस हमें रिस्पायरेशन में इतना ही पढ़ना है। अब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट सबसे पहले पढ़े कि ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल पढ़े? यार मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ। देखो भाई हम लोग रिस्पायरेशन में ह्यूमन का रिस्पायरेशन पहले पढ़े हैं, तो अगर ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन पहले पढ़े तो बेईमानी होगी, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट पहले पढ़ते हैं। ठीक है? हाँ भाई हम लोग किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं यार।
तो ट्रांसपोर्टेशन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक चीज़ झंझना जाता है कि भाई कोई भी चीज़ का एक जगह से दूसरा जगह लेगना को ही ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो भाई प्लांट में लेगना मतलब हम इंसानों का तो बात होती है कि चावल यहाँ लेगना, दाल यहाँ वहाँ लेगना, लेकिन प्लांट में क्या चीज़ को लेगना है भाई? तुम्हें पता ही नहीं कि जड़ से पानी को खींच के लेगना पड़ता है। पत्ता में खाना बनता है तो इधर उधर बांटना पड़ता है। तो ये सब क्या है? इधर उधर ट्रांसपोर्ट करना ही तो है। तो मेनली 3 चीज़ को इधर उधर लेना पड़ता है। पहला फूड, दूसरा वाटर और मिनरल्स। वाटर खाली लिखोगे तो भी चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यार क्लास 9 की कुछ बात याद आ रही है। तुम्हें याद आ रही है या फिर नहीं? जाइलम एंड फ्लोएम, जिसको वेस्कुलर बंडल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वेस्कुलर बंडल। ये चीज़ मैं क्लास 9th में तुम्हें नहीं बताया था, लेकिन फिर भी अभी सुन लो। जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर नोन एज वेस्कुलर बंडल। क्लास 9 में मैं गला फाड़ फाड़ के तुम्हें जाइलम और फ्लोएम के बारे में बताया था और इसका डिफरेंस भी बताया था। अगर तुम क्लास 9th से इस चैनल से वीडियोस देखते हो तो तुम्हें इसका डिफरेंस भी पता होगा, ये क्या क्या करता है ये भी पता होगा। यार फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम ना फ्लोएम करता है और वाटर और मिनरल्स को यहाँ से वहाँ लेने का काम जाइलम करता है। यार दोनों में से किसको ज़्यादा लोड पड़ता है? तुम्हारा जवाब होगा जाइलम को, क्योंकि वाटर और मिनरल्स को ज़मीन से खींचना पड़ता है। लेकिन भाई फ्लोएम को भी कम मेहनत नहीं करना पड़ता। जाइलम जड़ से पानी को उठा के ऊपर लेगता है, लेकिन भाई फ्लोएम को तो ऊपर भी लेगना पड़ता है, नीचे भी लेगना पड़ता है। कैसे? देखो भाई, मान लो यहाँ पर ये पत्ता में खाना बना है ना, खाना प्लांट का हर पार्ट ना खाएगा कि पत्ता खाली खाएगा। तो फ्लोएम खाना को ऊपर भी लगता है और ज़रूरत पड़ने पर नीचे भी लगता है। देखो इसको कितना मेहनत करना पड़ता है, दोनों को मेहनत करना पड़ता है। फ से फूड, फ से फ्लोएम, दोनों फ से है। तो याद रखना फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है और जाइलम जो बचा उसे ट्रांसपोर्ट करता है। यार अब हम लोग ये जानेंगे कि जाइलम पानी को कैसे ट्रांसपोर्ट करता है। पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जाइलम को कौन कौन सा फोर्स हेल्प करता है? देखो यार, ये पत्ता है ना, तो पत्ता से तो ट्रांसपायरेशन होता रहता है, जिसके कारण उसके पीछे लो प्रेशर एरिया बनता है। ऊपर से पानी निकलेगा तो नीचे से तो पानी खिंचाएगा ना, तो वैसा ही होता है। तो पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए 2 मेन फोर्स काम करता है। सबसे पहला फोर्स का नाम है एडिसिव फोर्स एंड दूसरा कोहेसिव फोर्स। एडिसिव फोर्स को एडिशन भी बोला जाता है और कोहेसिव फोर्स को कोहेजन भी बोला जाता है। सबसे पहला फोर्स का नाम है एडिसिव फोर्स। ये क्या फोर्स है? देखो भाई, जब भी वाटर मॉलिक्यूल आगे बढ़ता है ना, तो आगे बढ़ते समय जाइलम का दीवार में टकराता है। जब वाटर मॉलिक्यूल्स जाइलम के दीवार में टकराता है ना भाई, तो दीवार वाटर मॉलिक्यूल को धक्का देता है, जिससे कि वो आगे बढ़ता है। यार क्योंकि ऊपर से भी ट्रांसपायरेशन हो रहा है ना, तो वो भी हल्का हल्का खींचता है, इधर से दीवार से भी टकराता है। इससे वाटर मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे आगे बढ़ता है और ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये फोर्स का भी डेफिनेशन देख लो। एडिसिव फोर्स इज द फोर्स बिटवीन वॉल ऑफ जाइलम एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। सेकेंड फोर्स का नाम है कोहेसिव फोर्स। ये क्या फोर्स है भाई? इसको समझने के लिए तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देना चाहूँगा। देखो यार, तुम कहीं जा रहे हो ना, और तुम अकेला नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारे 2 दोस्त भी हैं और दोनों एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख के जा रहे हैं। तो तुम्हारा किनारे वाला दोस्त जिधर जाएगा उधर ही तुम भी जाने चाहोगे, उधर भी ढकलाए जाओगे, क्योंकि दोनों तीनों जन आपस में एक दूसरे को पकड़े हुए हो। ऐसा ही वाटर मॉलिक्यूल्स के भी साथ होता है। ट्रांसपायरेशन के कारण हल्का हल्का वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर खिंचाने लगते हैं, और जब ऊपर खिंचाते हैं तो साथ साथ सब खिंचाने लगते हैं। यार आज का लास्ट टॉपिक जाइलम और फ्लोएम का डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं, इसके बाद ये एपिसोड ख़त्म हो जाएगा। चलो दोनों का डिफरेंस बिटवीन देखते हैं। तो सबसे पहला काम जाइलम क्या करता है? कंडक्शन ऑफ वाटर, पानी को भेजता है। दूसरा फ्लोएम क्या काम करता है? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। तो तुम यहाँ पर वाटर एंड मिनरल्स भी लिख सकते हो, और नहीं तो नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड पॉइंट क्या है यार? ये जाइलम होता है ना, ये यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट करता है, मतलब पानी को नीचे से ऊपर भेजता है, एक ही डायरेक्शन में भेजता है। लेकिन जो फ्लोएम होता है वो खाना को ऊपर भी भेजता है, नीचे भी भेजता है, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है इसका। यार इसके बाद लास्ट पॉइंट में लिख देना फ्लोएम और जाइलम दोनों का 4 पार्ट। फ्लोएम का 4 पार्ट क्या क्या है? सीव, ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब जाइलम का 4 पार्ट बताओ यार।
हम तो भुला गए जैसा लग रहा है, रुको थोड़ा याद। ट्रेचिड्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा, यही था ना भाई, यही था भाई। तुम यहाँ पर मैं 3 पॉइंट लिखा दिया, तुम और 2 पॉइंट नेट से ढूंढ लेना और लिख देना, ये काम तो करना। 5 पॉइंट ज़रूरी है भाई, ये 5 नंबर में भी आ सकता है, इसलिए तुम अपने से भी लिख सकते हो या फिर नेट से भी 2 पॉइंट देख के इसमें ऐड कर लेना और याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई आज के लिए तो बस इतना ही यार। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ेंगे। यहाँ पर बगल में नेक्स्ट पार्ट है और यहाँ पर साइंस का प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में जा करके तुम हर चैप्टर का हर पार्ट आराम से देख सकते हो। बाय।